नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में देख चुके हैं। दिल्ली सल्तनत काल जो है वह 1206 से 1526 के बीच का काल माना जाता है, जिसमें 5 वंश देखने को मिलता है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। तो इससे पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश के बारे में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। इनका शासनकाल जो है वह 1290 से 1320 के बीच रहता है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था, जो कि 1290 से 1320 के बीच देखते हैं। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। इस वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रमुख शासक जो है खिलजी वंश के अंतर्गत वह है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इनका शासनकाल 1290 से 1296 रहता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इनके जलालुद्दीन खिलजी के दामाद थे और भतीजा भी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 से 1316 ईस्वी के बीच देखने को मिलता है। सियाबुद्दीन खिलजी, जो कि यहाँ पर 1316 केवल देखने को मिलता है, तो 1316 ईस्वी। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि इनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि इनका शासनकाल था 15 अप्रैल से 27 अप्रैल, सबसे कम, जो कि 1320 में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले जो कि स्थापना की थी इस वंश की, वो जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और इनका राज्यारोहण के बारे में देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालिक शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में, यानी कि क्यूमर्स थे गुलाम वंश के अंतिम शासक, तो 1290 ईस्वी में किलोखेरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में, ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, 70 वर्ष की आयु में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी को ग्रहण किया। अब उसके बाद राजधानी के बारे में देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबार द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में हुआ और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। तो राज्याभिषेक भी यहाँ होता है और इसने राजधानी किलोखरी को बनाया। उसके बाद हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख घटनाएं। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने इसके विद्रोह का अंत कर दिया, यानी दमन कर दिया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं रणथंभौर अभियान। 1291 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान यह वापस ले लेता है। और उस समय रणथंभौर के जो शासक थे वो थे हमीर देव। उसके बाद मंगोलों का आक्रमण देखते हैं। तो 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धि मौला का मृत्यु दंड। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इनको मृत्यु दंड दे दिया गया जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का षड्यंत्र रचते थे, इसके आरोप में इनको
मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं देवगिरी अभियान। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ और इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है, यानी कि सुल्तान की हत्या 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अब उसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 से 1316 के बीच देखा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे और दामाद, यानी कि भतीजा और दामाद दोनों थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कर दिया और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली और गुरशासप। उसके बाद हम देखेंगे इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा यानी कि मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय वापस ले लेता है। अलाउद्दीन खिलजी अपना निर्णय वापस ले लेता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। इसकी शुरुआत की इसने घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। इसने लूटे हुए धन, जिसे लूटा हुआ धन को खम्स कहा जाता था, इसने सुल्तान का हिस्सा इसमें 25% से बढ़ाकर क्या कर दिया, 75% कर दिया, काफी बढ़ा दिया है। उसके बाद हम देखेंगे 4 प्रमुख सेनापति इसके। पहला था जफर खां, दूसरा था नुरस्तन खां, तीसरा उलुग खां और चौथा मलिक काफूर, जो कि मलिक काफूर काफी प्रसिद्ध सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था और इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण और यहाँ पर देखेंगे वर्ष और मंगोल नेता कौन थे और सल्तनत सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1297 ईस्वी में क्या देखते हैं, मंगोल नेता कादर खां है और उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया था। 1299 में क्या देखते हैं, मंगोल नेता सल्दी और जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया था। उसके बाद हम देखेंगे 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा और इसमें हम देख सकते हैं सल्तनत सेना जफर खान ने इसे पराजित किया था। 1303 में देखते हैं, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि बाद में जफर खां मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1303 ईस्वी तरगीवेग, मंगोल नेता तरगीवेग और सल्तनत सेना ने पराजित किया इसे। उसके बाद हम देखेंगे 1305, इस समय मंगोल नेता थे अलीवेग, तरतक एवं तरगीवेग। यहाँ पर देखते हैं कि मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया और उसके बाद हम देखेंगे 1306 ईस्वी मंगोल नेता कुबक थे और मलिक काफूर ने इसे पराजित किया। उसके बाद हम विद्रोह के बारे में देखेंगे। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला अकद खां का विद्रोह, दूसरा उमर खां और मंगू का विद्रोह और तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। 4 अध्यादेश जारी किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें चारों अध्यादेश के बारे में हम देख सकते हैं। एक सशक्त यानी मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुन्हिया या जासूस नियुक्त किया। अमीरों के पारस्परिक विवाह संबंधों पर वैवाहिक संबंध मेलजोल पर रोक लगा दी गई। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर भी रोक लगा दिया गया। अनुदान में दी गई भूमियों इसने जो जमीन दी गई थी इसने वापस ले ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए। अब हम उसके बाद देखते हैं अगला
कि अलाउद्दीन के अभियानों को दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तर भारत का अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था और इसने जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जबकि हम दक्षिण में क्या देखते हैं कि दक्षिण के राज्यों को इसने जीता और जीत कर भी अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवा कर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। यानी कि वास्तविक राजा अलाउद्दीन खिलजी था और वहाँ के जो राजा थे वो शासन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक ये अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में ये देखने को मिलता है। जबकि उत्तर में क्या देखने को मिलता है, उत्तर भारत में, कि ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है जीतने के बाद। जबकि दक्षिण में हम क्या देखते हैं कि वहाँ के राजा शासन करते हैं, लेकिन वास्तविक शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है। उसके बाद हम देखेंगे गुजरात विजय 1299। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था और 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग जाता है और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। ये जो कर्ण बघेला थे यहाँ के शासक गुजरात के, यह भाग जाते हैं बिना युद्ध किए हुए। तो फिर आसानी से क्या होता है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं रणथंभौर विजय 1300 से 1301 के बीच। इस समय यहाँ का शासक जो था हमीर देव थे और 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। यानी कि हमीर देव के मंत्री रणमल जो थे, इन्होंने हमीर देव के साथ विश्वासघात किया और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आसानी से किले को जीत लिया। उसके बाद हम देखते हैं चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय में हम देखते हैं कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा जो रतन सिंह थे उसको पराजित कर दिया। किंतु रानी पद्मावती ने क्या किया था कि चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं मालवा विजय जो कि 1305 ईस्वी में देखने को मिलता है। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था और 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हो जाते हैं और मालवा को फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत देवगिरी का अभियान 1307 ईस्वी। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे और 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उसके बाद हम देखते हैं कि रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीना तक रहे और अपनी एक पुत्री का विवाह क्या करते हैं कि सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं रामचंद्र देव। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बदले में इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राया की उपाधि इसे प्रदान की। उसके बाद हम देखेंगे तेलंगाना अभियान जो कि 1309 से 10 के बीच देखने को मिलता है। इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे और इसकी राजधानी जो थी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लास्ट में यह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं होयसल राज पर आक्रमण जो कि 1311 ईस्वी में देखने को मिलता है। इस समय यहाँ के शासक जो थे वीर बल्लाल देव तृतीय। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी और इसने भी सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर ली। उसके बाद हम पांड्य राज्य पर आक्रमण देखते हैं 1311 में। इस समय यहाँ के शासक वीर पांड्य थे और इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगे, यानी कि असफल नहीं हुए। यहाँ पर मलिक काफूर ने
खूब लूटा, भीषण लूटपाट किया। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की, इस संदर्भ में बर्नी का उल्लेख कहता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। जो बर्नी का उल्लेख है, बाजार नियंत्रण नीति 2 सिद्धांत पर आधारित थी। पहला कि उत्पादन लागत के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, यहाँ पर मूल्य निर्धारण करना, और दूसरा बाजार में आम जरूरत की वस्तु की कमी ना हो जाए, इस पर भी ध्यान रखा गया। तो यहाँ 2 चीजों को ध्यान रखा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित की, जिसमें हम देखेंगे पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला हो जाएगा मंडी, दूसरा हो जाएगा सराय अदल, तीसरा हो जाएगा घोड़ों दासों एवं मवेशियों का बाजार, और चौथा हो जाएगा सामान्य बाजार। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंडी के बारे में। तो यह अनाजों का बाजार था, यानी कि अनाज मिलते थे यहाँ पर। इससे संबंधित 8 अधिनियम यानी कि जाब्ता थे, और पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित होता था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहना ए मंडी की नियुक्ति की, और जमाखोरों को कठोर दंड की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो यह अनाज का बाजार था, मंडी। दूसरा देखेंगे सराय अदल, इससे संबंधित अधिनियम थे। यह एक प्रकार से सरकारी सहायता, इससे संबंधित 5 अधिनियम थे, और यह एक प्रकार से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़ा, मेवा, जड़ी बूटी, घी, चीनी आदि बिकता था। उसके बाद हम देखेंगे मवेशियों का, तो घोड़ों दासों एवं मवेशी का बाजार। इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला नियम था कि किस्म के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार मूल्य निर्धारित करना, और दूसरा नियम था दलालों पर कठोर नियंत्रण, यानी कि जो हेर फेर करता था उस पर कठोर नियंत्रण। उसके बाद हम सामान्य बाजार देखेंगे, चौथा। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तु बिकती थी, जैसे कि सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया जाता था। उसके बाद हम निर्माण कार्य में देख सकते हैं कि अलाई का दरवाजा यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाए गए थे, और यह दिल्ली में देखने को मिलता है। सिरी का किला जो है दिल्ली में देखने को मिलता है, और 1000 खंभा महल जो है यह भी दिल्ली में देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका सेनापति मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया, जो कि शिहाबुद्दीन खिलजी की आयु उस समय 6 वर्ष थी, और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। लगभग 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी, और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और खुद शासक बन जाता है। तो जो तीसरे बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, मुबारक शाह खिलजी, यह मलिक काफूर की भी हत्या कर देते हैं, और अपने भाई की भी यह हत्या कर देता है, जो कि 6 वर्षीय शहाबुद्दीन खिलजी था। उसके बाद हम देखते हैं मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल, जो कि 4 साल देखने को यहाँ मिलता है, 1316 से 1320 ईस्वी। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में क्या करता था कि कभी कभी महिलाओं का वस्त्र पहन कर आ जाता था, और कभी कभी निर्वस्त्र भी आ जाता था। बाद में इसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। उसके बाद हम नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में देखते हैं कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 27 अप्रैल यानी कि 12 दिन 1320 ईस्वी तक बस कुछ ही दिन शासक रहा, और इसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई, और खिलजी वंश का अंत हो जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश अगली वीडियो में, जो कि उनका शासन कार्यकाल जो रहता है 1320 से 1414 ईस्वी के बीच रहता है। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वह प्रथम सुल्तान कौन था, जो खिलजी वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसने अस्थायी सेना रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासन किस वंश का था, तो खिलजी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश का अगला शासक बना था, तो जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। उसके बाद है क्वेश्चन कि यहाँ पर अलाई दरवाजा है जो ये अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी लड़ते हुए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था। तो ये खिलजी वंश के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।